हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री के कुछ ऐसे सब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अगर आप देख लेते हैं तो हम 100% की गारंटी देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस शर्त यह है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी क्या थी? शहरी नियोजन थी, विकसित जल प्रणाली थी और विशिष्ट मिट्टी के बर्तन। यह हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। क्या क्या थी? शहरी नियोजन थी, विकसित जल प्रणाली थी और विशिष्ट मिट्टी के बर्तन थी। यह हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषता क्या थी? क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषता क्या थी? मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषता थी क्या क्या थी? केंद्रीकृत प्रशासन था, कुशल कुशल प्रशासनिक था व्यवस्था था और अशोक के शासनकाल में धर्म सहिष्णुता था। तो ये थे मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषता। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का था ये आंसर, आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त काल को स्वर्ण युग को क्यों कहा जाता है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस दौरान कला, विज्ञान, साहित्य और गणित के महत्वपूर्ण प्रगति हुई। किसका हुई प्रगति? विज्ञान, साहित्य और गणित की महत्वपूर्ण प्रगति हुई, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रशासन संचालन क्या था? क्या बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रशासनिक संचालन क्या था? दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रशासनिक संचालन में सुल्तान सर्वोच्च था। क्या था? सुल्तान सर्वोच्च था और उसके अधीन विभिन्न अधिकारी प्रशासन चलाते थे। क्या क्या थे? प्रशासनिक संचालन में सुल्तान सर्वोच्च था और उसके अधीन विभिन्न अधिकारी प्रशासन चलाते थे। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि मुगल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? मुगल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी, एक शक्तिशाली केंद्र से प्रशासन था, एक विशिष्ट और संगठित राजस्व प्रणाली और एक विशिष्ट स्थापत्य शैली था। क्या क्या था? एक संगठित राजस्व प्रणाली था, शक्तिशाली केंद्र प्रशासन और एक विशिष्ट और संगठित राज्य प्रणाली और एक विशिष्ट स्थापित शैली था। तो आगे देखते क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के क्या कारण थे? क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक के क्या कारण थे? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक के कारण थे ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष, भारतीयों के अधिकारों की मांग। क्या क्या थे? असंतोष, भारतीयों के अधिकारों की मांग और एक मंच के रूप में कार्य करना। यह थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि महात्मा गांधी के सहयोग आंदोलन में असहयोग आंदोलन के मुख्य बिंदु क्या थे? क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के मुख्य बिंदु क्या थे? महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के मुख्य बिंदु थे क्या थे? ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग समाप्त करना। क्या था? ब्रिटिश शासक के साथ सहयोग समाप्त करना, स्वदेशी का समर्थन करना और अहिंसा का पालन करना। किसका अति था? ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग समाप्त करना, स्वदेशी का समर्थन करना और अहिंसा का पालन करना। तो ये था महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन का मुख्य बिंदु। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि प्राचीन भारत में वैदिक सभ्यता का महत्व क्या था? क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि प्राचीन भारत में वैदिक सभ्यता का महत्व क्या था? प्राचीन सभ्यता में वैदिक सभ्यता का महत्व था वेदों की रचना, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था का विकास और भारतीय संस्कृति का नींव रखना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, प्राचीन भारत में वैदिक सभ्यता का महत्वपूर्ण क्या था। तो ये था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? अकबर की धार्मिक नीति थी धार्मिक सहिष्णुता,
विभिन्न धर्मों के बीच संबंध और दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना का प्रयास। तो ये था अकबर की धार्मिक नीति। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका क्या थी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका क्या थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका थी भारतीय राष्ट्र सेना का नेतृत्व करना, ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का समर्थन करना और आज़ाद हिंद फौज का गठन करना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं और इसके महत्व को समझाए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता और इसके महत्व को समझाए। देखते हैं इसका आंसर क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता एक प्राचीन शहरीय सभ्यता थी जो लगभग 4300 से 1300 ईसा पूर्व तक चला था, अस्तित्व में रही थी। कब से कब तक रही थी? 4300 से 1300 ईसा पूर्व तक। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में ज़रूर पूछेगा, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, इसकी विशेषता थी शहरी नियोजन। क्या थी इसकी विशेषता? शहरी नियोजन थी, विकसित जल प्रणाली थी और विशिष्ट मिट्टी के बर्तन। हड़प्पा सभ्यता का महत्व इस प्रकार है, यह प्राचीन सभ्यता की सबसे पुरानी शहरीय सभ्यता थी। क्या थी? प्राचीन सभ्यता की सबसे पुरानी सभ्यता थी और इनके अवशोषण में हमें उस समय के लोगों के जीवन, संस्कृति और तकनीकी विकास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये था आपका हड़प्पा सभीकरण, हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, इसका टाइपिंग मिस्टेक है, हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभ्यता की विशेषता और इनके महत्व को समझावे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का यह था आंसर। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें। क्या बोल रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था एक केंद्रीकृत प्रणाली थी जिसमें सम्राट सर्वोच्च था। प्रशासनिक व्यवस्था में विभिन्न अधिकारी शामिल थे जो विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की क्या बोल रहा है? मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की आगे देखते हैं, व्यवस्था की विशेषताएं थी एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन, एक सुव्यवस्थित राजस्व प्रणाली और एक कुशल सैन्य व्यवस्था थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था की वर्णन। तो प्यारे बच्चों, आप इसको ध्यानपूर्वक दोबारा देख लीजिए, आप इसको समझ लीजिएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि गुप्त काल के दौरान कला और संस्कृति के विकास का वर्णन करें। क्या बोल रहा है कि गुप्त काल के दौरान कला और संस्कृति के विकास का वर्णन करें। गुप्त काल के दौरान कला और संस्कृति का विकास हुआ। इस दौरान मंदिर, वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला का विकास हुआ। किसका किसका विकास हुआ था? वास्तुकला का विकास हुआ था, मूर्तिकला का और चित्रकला का विकास हुआ। गुप्त काल के दौरान कला और संस्कृति के विकास के कारण भारत की सांस्कृतिक धरोहर में वृद्धि हुई। किसमें हुई? भारत की सांस्कृतिक धरोहर में वृद्धि हुई। तो ये थे गुप्त काल के दौरान कला और संस्कृति विकास का वर्णन। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करिए। क्या बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था एक केंद्रीकृत प्रणाली थी जिसमें सल्तनत, क्या बोल रहा है कि जिसमें सुल्तान सर्वोच्च था। प्रशासनिक व्यवस्था में विभिन्न अधिकारी शामिल थे जो विभिन्न कार्यों के, आगे देखते हैं, विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता थी एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन, एक सुव्यवस्थित राजस्व प्रणाली और एक कुशल सैन्य व्यवस्था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 का राइट सा आंसर कि दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 15 नंबर कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका क्या वर्णन करें। क्या बोल रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अहिंसा और
सत्याग्रह के सिद्धांतों पर अधिकारित विभिन्न आंदोलन का नेतृत्व किया। अधिकारित विभिन्न आंदोलन का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा मिली और अंततः भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। क्या बोला कि भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। भारत स्वतंत्रता संग्राम में से आप महत्वपूर्ण गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका करें। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका आज का क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की प्रत्येक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।